डियर स्टूडेंट्स, मैं रोहित वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीधर सुमन यूनिवर्सिटी गोपेश्वर कैंपस से। इस प्रेजेंट लेक्चर में हम क्वांटम मैकेनिक्स के अलग अलग पोस्टुलेट्स एक एक करके देखेंगे और ये देखेंगे कि वेव फंक्शन को कैसे यूज करेंगे और उस पर कैसे कैलकुलेशंस करी जाएंगी। माइक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए डायनामिकल प्रॉपर्टीज यानी वो प्रॉपर्टीज जो सिस्टम के डायनामिक्स पे डिपेंड करेगी, जैसे कि एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ऐसी प्रॉपर्टीज का निकालने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं। तो अब हम पहला पोस्टुलेट देख रहे हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पोस्टुलेट, द वेव फंक्शन psi rt गिव्स कंप्लीट नॉलेज ऑफ बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। वेव फंक्शन psi rt हमें विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन और टाइम पार्टिकल की एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम इसके बारे में जानकारी देगा। सिमिलरली psi r गिव्स स्टेशनरी स्टेट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जनरली क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशंस में वर्क करते हैं, सो इसलिए psi r फंक्शन हमें पार्टिकल की एनर्जी स्टेट और दूसरे ऑब्जर्वेबल्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। साथ ही यहाँ पर वेव फंक्शन पर और भी कंडीशंस हैं, जैसे कि psi की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए, यानी इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। इसको हम इस तरह समझते हैं कि से कोई वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड, यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वेव की बात कर रहे हैं हम, तो उसका एम्पलीट्यूड psi है। अगर हम psi को इनफाइनाइट की बात करते हैं, इसका मतलब जो पार्टिकल है उसके लिए जो ये वेव होगी, इसके लिए जो psi वैल्यू होगी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब क्या है कि पार्टिकल इस रीजन में लोकलाइज्ड हो जाएगा। बट क्योंकि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में वेव प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इसलिए psi की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं हो सकती। दैट्स वाई psi की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। उसके बाद सिंगल वैल्यूड होनी चाहिए। सिंगल वैल्यूड का मतलब किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर psi की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। हो सकता है कि दूसरी पोजीशन दूसरे XYZ के लिए या दूसरे टाइम पर psi की वैल्यू कुछ और हो, बट किसी पर्टिकुलर जगह पर, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे उसकी एक ही वैल्यू होगी और उसकी वैल्यू में चेंज आएगा विद चेंज इन XYZ एंड टाइम, और इसलिए psi की वैल्यू कंटिन्यूस होनी चाहिए। तो जैसे जैसे XYZ में चेंज आएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज आएगा या टाइम में चेंज आएगा, तो psi में भी कंटिन्यूसली चेंज आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे psi की वैल्यू जीरो हो गई। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, square of wave function should also be finite when integrated over complete range of variables। तो एक तो हमने बात करी कि psi जो होना चाहिए वो फाइनाइट होना चाहिए। अब हम psi स्क्वायर की बात कर रहे हैं कि psi स्क्वायर भी फाइनाइट होना चाहिए। अब psi स्क्वायर हम किस तरह से निकाल रहे हैं, psi इंटू psi स्टार, इसी को psi स्क्वायर बोला जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो psi वेव फंक्शन होता है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इस तरह से, और यहाँ पे इसके दो पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक पार्ट यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट होता है। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा है कि अगर इसको इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अब psi का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, जो इमेजिनरी पार्ट है उसके आगे यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। सो यहाँ पे psi को जब psi स्टार से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये यहाँ पे हट जाएगा। अगर हम psi इंटू psi स्टार करते हैं, जैसे a प्लस आई बी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस आई बी, तो हम जानते हैं ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे जो आयोटा था इमेजिनरी नंबर, आयोटा के बारे में हम जानते होंगे, आई होता है यहाँ पे √-1। सो ये सॉल्व करके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 एंड b स्क्वायर, और यहाँ पे ये सॉल्व करके हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो हमने देखा यहाँ पे कि psi को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी psi स्टार से मल्टीप्लाई करके हमने psi का जो इमेजिनरी पार्ट था उसको हटा दिया। तो इस तरह से हम यहाँ पर psi स्क्वायर की बात कर रहे हैं या psi इंटू psi स्टार की बात कर रहे हैं, और हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टर्म है ये बता रहा है यहाँ पे कि psi स्क्वायर जो होना चाहिए व्हेन इंटीग्रेटेड ओवर कंप्लीट रेंज ऑफ वेरिएबल्स, मतलब XYZ सारे कोऑर्डिनेट्स के लिए इसकी वैल्यू इन्फिनिटी से कम होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कुछ ना कुछ फाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पोस्टुलेट देख रहे हैं, सेकंड पोस्टुलेट। सो इस पोस्टुलेट के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट, टू एवरी ऑब्जर्वेबल देयर कॉरस्पॉन्ड्स टू एन ऑपरेटर। हमने पढ़ा था कि क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की उनको ऑब्जर्वेबल बोलते हैं, और उन मेजरेबल प्रॉपर्टीज को निकालने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। So in quantum mechanics, the value of measurable properties, observables,
कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं। पहला ऑपरेटर यहाँ पर कार्टेशियन ऑपरेटर है। कार्टेशियन ऑपरेटर मतलब पार्टिकल की पोजीशन कैसे निकाली जाएगी इन क्वांटम मैकेनिक्स बाय यूजिंग कार्टेशियन ऑपरेटर। और यहाँ पे ऑपरेटर होता क्या है, बेसिकली द ऑपरेटर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर द कोऑर्डिनेट्स इटसेल्फ टू बी मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन। तो जैसे मुझे किसी पार्टिकल का एक्स वाई जेड निकालना है तो मैं किस तरह से निकालूंगा, यहाँ पे हमें उस पार्टिकल से एसोसिएटेड वेव फंक्शन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इन ऑपरेटर्स को कैसे यूज करा जाएगा, से मुझे एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन चाहिए तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट को साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मुझे वाई डायरेक्शन में पार्टिकल की पोजीशन चाहिए तो मुझे वाई को उस कोऑर्डिनेट को साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस तरह से जेड को साइड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑपरेटर यहाँ पर इस तरह से प्रेजेंट करे जाते हैं, एक्स वाई जेड या एक्स बार वाई बार जेड बार या फिर एक्स कैप वाई कैप जेड कैप, इनमें से किसी भी तरह से प्रेजेंट करा जा सकता है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए ऑपरेटर यहाँ पर खुद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होता है। उसके बाद लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर की अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर को इस तरह से डिफाइन करा जाएगा। लीनियर मोमेंटम को पी से प्रेजेंट करा जाता है और इसके लिए ऑपरेटर यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है माइनस आई एच बार इनवर्ट डेल्टा। और यहाँ पे जो ये इनवर्ट डेल्टा है ये डिफरेंशियल के लिए लिखा जा रहा है। ऑब्वियसली आई के बारे में मैंने अभी बताया था आपको, आई होता है √-1। फिर एच बार जो है इसको मॉडिफाइड प्लैंक कांस्टेंट बोला जाता है और ये होता है h/2π। और यहाँ पे जो ये डेल्टा इन्वर्ट करके लिखा गया है ये डिफरेंशियल के लिए लिखा जाता है। अब यहाँ पर मैंने एच बार की जगह h/2π लिख दिया है, तो एक फॉर्म ये भी हो जाती है यहाँ पर लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर के लिए। और अगर हम इस इक्वेशन में आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यूमरेटर में आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर -1 होता है और इस तरह से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और हमें एक और फॉर्म मिल जाएगा यहाँ पे h/2πi डिफरेंशियल। सो अलग अलग कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग लीनियर मोमेंटम को किस तरह से डिफाइन करा जाएगा, ये इस तरह से प्रेजेंट करा जाएगा। फिर एक्स डायरेक्शन के अलोंग लीनियर मोमेंटम को px लिखा जाएगा और ये हो जाएगा h/2πi del by del x। सिमिलरली वाई डायरेक्शन के अलोंग लीनियर मोमेंटम को py से प्रेजेंट करा जाएगा और ये हो जाएगा h/2πi del by del y। इसी तरह से pz को डिफाइन करा जाएगा h/2πi del by del z। सो ये एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब मुझे से लीनियर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल का अलोंग एक्स डायरेक्शन। हमें एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकालना है यानी px निकालना है। तो इसको किस तरह से निकाला जाएगा, इसको साई से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा यानी किस तरह से h/2πi del by del x साई। तो अब पहले विद रिस्पेक्ट टू x साई को डिफरेंशिएट करा जाएगा, फिर h/2π फैक्टर से उसको मल्टीप्लाई करा जाएगा। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो लीनियर मोमेंटम होगा उस पार्टिकल का अलोंग एक्स एक्सिस। तो यही मैंने यहाँ पर बताया है। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑपरेटर देख रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर को इस तरह से प्रेजेंट करा जाता है। बाय डेफिनेशन एंगुलर मोमेंटम डिफाइन करा जाता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। अब x यहाँ पे पर्टिकुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो जाएगा पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है, और p वेक्टर यहाँ पर लीनियर मोमेंटम हो जाएगा उसी डायरेक्शन में। सो अगर हम x डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम निकालने की बात करें तो ये इस तरह से दिया जाएगा Lx वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर इंटू h/2πi del psi by del x। अब आगे हम एनर्जी के ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। सो एनर्जी ऑफ पार्टिकल अंडर टाइम इंडिपेंडेंट कंडीशंस, यहाँ पे जो ऑपरेटर यूज करा जाता है इसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं और इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। इसकी डेफिनेशन, इसका डेरिवेशन हम देख चुके हैं और इस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में लाप्लासियन ऑपरेटर भी यूज्ड होता है। अब हम इसमें टाइम डिपेंडेंट एनर्जी ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। सो एनर्जी ऑपरेटर इन टर्म्स ऑफ टाइम यहाँ पे इस तरह से दिया जाता है और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, आई एच बार डेल बाय डेल टी। और अगर हम एच बार की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा h/2π। और अगर हम आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे सो यहाँ पे एक और फॉर्म मिल जाएगी हमें इसकी h/2πi del by del t विथ माइनस साइन। सो ये ऑपरेटर टाइम डिपेंडेंट कंडीशंस के लिए है और इस ऑपरेटर का यूज करके हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे। सो प्रेजेंट लेक्चर में हमने अभी क्वांटम मैकेनिक्स के 2 पोस्टुलेट्स देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिमेनिंग पोस्टुलेट्स को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू।